एक कंप्लीट लीड जनरेशन इकोसिस्टम किस तरीके से हम लोग सेटअप करते हैं गूगल एड्स को रन करने से पहले, इसकी चर्चा करेंगे हम लोग आज की इस क्लास के अंदर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है ये। इसमें हम लोग समझने वाले हैं कि आखिर किन सिनेरियोज में किस तरीके से हम लोग लैंडिंग पेजेस बनाते हैं, क्यों हमें लैंडिंग पेजेस बनाने की जरूरत है, लैंडिंग पेजेस के ऊपर जो फॉर्म्स होते हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट सीआरएम से या गूगल शीट से किस तरीके से इंटीग्रेशन किए जाते हैं, फॉर्म्स के लेवल पर ट्रैकिंग, कन्वर्जन ट्रैकिंग जो होती है उसको क्यों और किस तरीके से सेटअप किया जाता है, उसमें क्या चैलेंजेस आते हैं, सीआरएम्स के अंदर जो डेटा हमें देखने को मिलती है, जो डेटा लैंडिंग पेज से सीआरएम्स के अंदर जो लीड की डेटा फ्लो कर रही होती है वो किस तरीके से दिखती है, गूगल एड्स की इंफॉर्मेशन सीआरएम्स के अंदर किस तरीके से दिखती है, कौन कौन से डिफरेंट डिफरेंट सीआरएम्स होते हैं, लैंडिंग पेजेस को किन टेक्नोलॉजीज के ऊपर हमें बनाना चाहिए। तो गूगल एड्स रन करने से पहले हमें इन सभी चीजों का जो आंसर है वो पता होना चाहिए, तभी आप बेहतर तरीके से लीड जनरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से गूगल एड्स रन कर पाएंगे। वरना समस्या क्या होगी कि आपने एड चलाना तो सीख लिया बट ट्रैकिंग आपकी प्रॉपरली सेटअप नहीं है, आप जो है वो डेटा को सीआरएम्स के अंदर नहीं ले जा पा रहे हैं, तो वहां पर अगर आपको कुछ स्टडी करना है तो वो सारी चीजें आप कर नहीं पाएंगे, क्योंकि डेटा ना प्रॉपरली फ्लो नहीं हो रही है जिस तरीके से उसको होना चाहिए था, राइट। तो क्योंकि हम लोग इस टॉपिक को गूगल एड्स के अंदर पढ़ रहे हैं, तो जो हमारा मेजर ट्रैफिक का सोर्स होगा वो गूगल एड्स ही होगा। सो गूगल एड्स से हम लोग ट्रैफिक को अपने लैंडिंग पेजेस के ऊपर लेकर आएंगे। अब देखिए, लैंडिंग पेजेस अलग अलग टेक्नोलॉजीज के ऊपर हो सकते हैं। देखिए, लैंडिंग पेजेस हो सकता है कि आपने लैंडिंग पेज बिल्डर से बनाए हो, इंस्टा पेजेस से बनाए हो, आपने क्लिक फनल से बनाए हो, या फिर हो सकता है आपने विक्स के ऊपर जो है वो लैंडिंग पेज बनाया है, डोरिक के ऊपर बनाया, और भी बहुत सारे जो सीएमएसएस हैं आज के टाइम में अवेलेबल है जहां पर आप लैंडिंग पेजेस जो है वो बना सकते हैं। हम लोग जो ज्यादातर केसेस में लैंडिंग पेजेस बनाते हैं वो वर्डप्रेस प्लेटफॉर्म के ऊपर बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ना बड़ी तेजी से जो है बहुत सारे अगर हमें कोई चेंजेस करने तो हम कर सकते हैं, क्योंकि जब आप एड्स रन कर रहे होते हैं उस दौरान भी आपको लगता है कि मुझे लैंडिंग पेजेस के ऊपर कुछ ऐड या रिमूव करना है, लेट्स से मुझे टेस्टिमोनियल्स डालने या मुझे फॉर्म में थोड़े बहुत चेंजेस करने हैं या मुझे और भी कोई कंटेंट में अगर चेंज करना है। तो देखिए, अगर आप कस्टम कोडेड प्लेटफॉर्म के ऊपर बनाते हैं तो वो काफी टाइम लगता है, राइट, डेवलपर को चेंजेस करने पड़ेंगे। वर्डप्रेस के ऊपर अगर थोड़े बहुत चेंजेस आपको भी करने हैं एज अ मार्केटर तो आप भी कर सकते हैं। वैसे इस बात को समझिए कि एक गूगल एड्स पर्सन का काम लैंडिंग पेज बनाना नहीं होता है, उसका काम अपने गूगल एड्स की जो स्ट्रैटेजीज है उनको बनाना होता है और अपने कैंपस को प्रॉपरली बनाना होता है। हाँ, वो सजेशन जरूर देता है लैंडिंग पेजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि लैंडिंग पेजेस में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, किस टाइप से लैंडिंग पेज को और ज्यादा इंप्रूव किया जा सकता है, कन्वर्जन रेट लैंडिंग पेज का कितना आ रहा है, उसके हिसाब से किस टाइप से इंप्रूवमेंट्स किए जा सकते हैं सो दैट कन्वर्जन रेट जो है वो इंप्रूव हो सके। वो इन चीजों की भी एनालिसिस करता है कि भाई सीटीआर तो ठीक है, लैंडिंग पेजेस के ऊपर लोग तो जा रहे हैं बट वो कन्वर्ट क्यों नहीं हो रहा है। तो ये सारी जो चीजें है ना, ये आपका जो गूगल एड्स का पर्सन है या गूगल एड्स की नॉलेज रखने वाला पर्सन करता है, ना कि वो वर्डप्रेस के ऊपर बैठ के लैंडिंग पेज बनाता है। तो इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर आप गूगल एड्स पर्सन है या फ्रीलांसिंग करने जा रहे हैं तो मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप अपने साथ ना किसी वर्डप्रेस डेवलपर को भी कनेक्ट करके रखें, ताकि जब भी जरूरत पड़े तो आप उससे ना लैंडिंग पेज बना लें। आप ही कोशिश करोगे मैं ही लैंडिंग पेज बना दूं, मैं ही बेस्ट से बेस्ट लैंडिंग पेज बना दूं और मैं ही एड्स रन कर लूं, तो वो चीज हो नहीं पाएगी। देखिए, काम चलाओ लैंडिंग पेज बनाना है वो तो ठीक है, आप कोई भी यूट्यूब वीडियो देखेंगे वहां से काम चलाओ लैंडिंग पेज बना देंगे, बट वैसे आप लैंडिंग पेज मत बनाएं। मेरी रिकमेंडेशन ये है कि अगर आप गूगल एड्स के ऊपर काम करते हैं तो वहां पर आप ज्यादा फोकस करें। लैंडिंग पेज का काम जो है वो लैंडिंग पेज डेवलपर्स जो हैं या वर्डप्रेस के जो डेवलपर्स हैं उनको आप दे दें, वो ये काम आपका बेहतर कर देंगे। तो हम ज्यादातर केसेस में अपनी टीम से क्या करते हैं कि वर्डप्रेस के ऊपर हम लोग लैंडिंग पेजेस बनाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत सारे क्लाइंट्स हमारे पास कस्टम कोडेड वेबसाइट लेकर आ जाते हैं। जैसे कोई वेबसाइट है abc.com और लेट से ये वेबसाइट बनी हुई है पीएचपी के ऊपर या किसी दूसरी टेक्नोलॉजी के ऊपर, लेट से ये वेबसाइट बनी हुई है .NET के ऊपर, या आज के टाइम में जैसे रिएक्ट जेएस वगैरह बहुत ही पॉपुलर टेक्नोलॉजीज हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज है, तो इनके ऊपर भी बहुत सारे लोग जो है वो वेबसाइट बनाकर ले आते हैं। अब जैसे मैंने बताया कि हम कंफर्टेबल हैं वर्डप्रेस के ऊपर लैंडिंग पेजेस बनाने में, तो हम क्या बोलते हैं उनसे कि ठीक है, हमें एक सब डोमेन बनाकर दे दीजिए। जैसे मैंने कर दिया learn.abc.com या offers.abc.com। मैं दिखाऊंगा भी आपको, ऐसे बहुत सारे केसेस हम लोगों ने किए हुए हैं। offers.abc.com, तो इस टाइप से हम लोगों ने लैंडिंग पेजेस के लिए बेसिकली सब डोमेन बना लिया और इनके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, वर्डप्रेस को इंस्टॉल करवा देते हैं। तो इनके ऊपर हम लोग वर्डप्रेस को इंस्टॉल करवा देते हैं और यहां पर फिर हम लोग हमारे जो लैंडिंग पेजेस हैं वो क्रिएट करा देते हैं। हमारे वर्डप्रेस के डेवलपर हैं वो लैंडिंग पेजेस बना देते हैं। तो अगर सिचुएशंस ऐसी आ रही जहां पर आपके पास कस्टम कोडेड वेबसाइट आई कोई, अब आप परेशान हो रहे हो कि इसके ऊपर मेरे को लैंडिंग पेजेस बनाने हैं, भाई मेरे को तो जो है वो ये टेक्नोलॉजी नहीं आती, इसके ऊपर मैं नहीं बना सकता हूं, तो ऐसा नहीं है। वर्डप्रेस का अगर आपके पास कोई डेवलपर है तो आप इस तरीके से, जैसे हम लोग जनरली करते हैं, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, राइट। तो बहुत सारे लोग कस्टम कोडेड के ऊपर भी
जो है वो लैंडिंग पेजेस बनवा कर ले आते हैं कई बार, और कई बार स्पीड को फास्ट, बहुत ज्यादा फास्ट करने के लिए भी हम लोग HTML के ऊपर जो है वो लैंडिंग पेजेस बना देते हैं। अब क्योंकि HTML के ऊपर बने होते हैं, वहां पर बहुत सारी प्लगइन्स वगैरह का इस्तेमाल नहीं हो रहा होता है, वर्डप्रेस यूज नहीं हो रहा होता है, तो बड़े फास्ट होते हैं। बट अगेन ये डिपेंड करता है आपकी सहूलियत के ऊपर। अब इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल आप पीछे पड़ जाएं HTML के ऊपर ही लैंडिंग पेजेस बनाने, ये आपकी सहूलियत के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज कौन से, उसके हिसाब से आप लैंडिंग पेजेस बनाएं। मोस्ट ऑफ द केसेस में, ज्यादातर केसेस में वर्डप्रेस के ऊपर होता है। बहुत ज्यादा प्लगइन्स वगैरह का आप इस्तेमाल ना करें तो आपकी जो स्पीड वगैरह है वो मेंटेन रहेगी। सर्वर्स वगैरह अगर आपके अच्छे हैं तो भी आपकी जो स्पीड वगैरह है वो जो है वो मेंटेन रहेगी। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो ये होता है कि आपको क्या करना है, आपको अपने जो लैंडिंग पेजेस हैं उनको तैयार करना है, और किसी भी टेक्नोलॉजी के ऊपर जिस पे आप कंफर्टेबल हैं उसके ऊपर आप लैंडिंग पेजेस बना सकते हैं। मैंने अपना सिनेरियो बता दिया आपको कि हम लोग किस तरीके से इस चीज को करते हैं, राइट। अगर आप किसी क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं तो आप मेक श्योर करें कि उनसे CMS का एक्सेस ले लें। जैसे कई बार क्या होता है कि बहुत सारे क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं, अब मान के चलते हैं कि उन्होंने जो उनकी वेबसाइट है वो वर्डप्रेस के ऊपर किसी दूसरी डेवलपमेंट कंपनी से जो है वो बनवाया हुआ है। अब जो है ना, उन्हीं के सर्वर के ऊपर वो वेबसाइट जो है वो होस्टेड है, और उनके पास ना तो लॉगिन डिटेल्स वगैरह है ना तो कोई चीज है। अब आप गूगल एड्स वगैरह बनाकर बैठ गए या आपने उन सब चीजों की बातचीत नहीं करी, तो पहले आप उन सब चीजों की बातचीत कर लें, CMS का एक्सेस वगैरह जो है वो प्रॉपरली आप उनसे ले लें, उसके बाद जो है वो अपना काम शुरू करें। क्योंकि सबसे पहले आपको लैंडिंग पेज को तैयार कराना, अगर लैंडिंग पेज के अंदर कुछ कमियां हैं जो कि हम आगे देखेंगे, तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी उनको सजेशंस देने हैं। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, जब आप लीड जनरेशन के कैंपेन्स रन कर रहे होंगे या आपका गोल लीड जनरेशन होगा और उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंपेन्स रन कर रहे होंगे, तो लीड्स आप कैसे जनरेट करेंगे? जब आपके पास लैंडिंग पेज होगा तो लैंडिंग पेज के ऊपर एक फॉर्म लगा होगा, उस फॉर्म से आप कुछ इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे होंगे। वो इंफॉर्मेशन आपके पास कभी गूगल शीट के अंदर या कभी मेल के अंदर या फिर कभी आपके CRMs के अंदर पुश हो रही होगी, किस टाइप का आपने इंटीग्रेशन किया है उसकी भी चर्चा होगी। बट जब मैं फॉर्म्स की बात करता हूं, देखिए पहला ऑप्शन क्या होता है कि आपके पास नेटिव फॉर्म्स होते हैं। नेटिव फॉर्म्स का मतलब ये हो गया कि जैसे अगर आपकी वेबसाइट कस्टम कोडेड है या आपकी वेबसाइट HTML के ऊपर, या लैंडिंग पेज बेसिकली आपका अगर HTML के ऊपर बना हुआ है, तो उस पे जो फॉर्म बना हुआ होता है वो नेटिव फॉर्म होता है। ऐसा नहीं कि वो किसी प्लगइन वगैरह से बनाया गया फॉर्म है, नेटिव फॉर्म होता है, राइट। दूसरा ऑप्शन क्या होता है कि जब आप वर्डप्रेस के ऊपर काम कर रहे होते हैं तो बहुत सारे फॉर्म बिल्डर्स की जो प्लगइन्स हैं वो आपको मिल जाती है, जो आपका काम काफी आसान कर देती है। जैसे बहुत फेमस है जो हमारी कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 हो गया, वर्डप्रेस फॉर्म हो गया, WP फॉर्म हो गया, जॉट फॉर्म हो गया, और भी बहुत सारे ऐसे फॉर्म्स बनाने की जो है आज के टाइम में प्लगइन्स हमारे पास अवेलेबल है, जिनका आप इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं, राइट। कई बार ऐसा भी होता है कि आपका काम एक लैंडिंग पेज से नहीं चलता है, कई बार आपको जरूरत के हिसाब से बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट लैंडिंग पेजेस बनाने पड़ते हैं। कई बार जो है वो क्वालिटी स्कोर को इंप्रूव करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, कई बार उस रिलेवेंसी को मेंटेन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई यूजर जिस टाइप की क्वेरी कर रहा है या यूजर फनल में जिस भी लेवल पर है उसके हिसाब से हम उसको उसी स्पेसिफिक लैंडिंग पेजेस के ऊपर लेकर आए। एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए हमने अप्रोक्सीमेटली 70-80 लैंडिंग पेजेस बनाए हुए थे। 70 से 80 लैंडिंग पेजेस हम लोगों ने बनाए हुए थे एक प्रोजेक्ट के लिए, जहां पर हमारा पर्पस केवल यही था कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली, तो इसका हमने एक लैंडिंग पेज बनाया हुआ था डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी तरीके से हमने मुंबई या सिटी, आप मान लो सिटी के लेवल पर, स्टेट्स के लेवल पर, कंट्रीज के लेवल पर, ऐसे बहुत सारे लैंडिंग पेजेस हम लोगों ने बनाए हुए थे। तो लैंडिंग पेजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जरूरी नहीं है कि बस आपने एक बार जो है वो लैंडिंग पेज बना लिया, बस वही जो है वो लैंडिंग पेज चलता रहेगा। जब आप अपने कैंपेन्स को रन करना शुरू करेंगे तब आप देखेंगे कि भाई इन स्पेसिफिक क्वेरीज के ऊपर मैं जिस लैंडिंग पेज के ऊपर यूजर को लेकर जा रहा हूं, एक तरीके से वो वाला लैंडिंग पेज उतना ज्यादा रिलेवेंट नहीं है, मुझे उससे रिलेवेंट एक और जो लैंडिंग पेज है वो बनाने की जरूरत है। उसमें आपको पीछे हटने की जरूरत नहीं है कि भाई एक ही लैंडिंग पेज बनाएंगे या 2 ही लैंडिंग पेज बनाएंगे या 3 ही लैंडिंग पेज बनाएंगे। सारी की सारी चीजें गूगल एड्स डैशबोर्ड के अंदर ही नहीं होती, आपको उसके बियॉन्ड भी बहुत सारी चीजों का ऑप्टिमाइजेशन जो है वो करना पड़ता है। तो बहुत सारे लोग, जैसे मैंने बताया आपको, WP फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे लोग जॉट फॉर्म्स का इस्तेमाल करते हैं। अब ये जब फॉर्म फिल होता है
जब भी कोई पर्सन, इस बात को ध्यान से समझिएगा, आपके लैंडिंग पेज के ऊपर आया, यहां फॉर्म उसको दिख रहा है, वो इस फॉर्म को फिल करेगा, उसके बाद क्या होता है, देखिए बेस्ड ऑन द प्लगइन, वैसे ये ऑप्शन सभी प्लगइन में होता है कि जब फॉर्म फिल हो जाए तो आप उनको एक थैंक यू पेज के ऊपर रिडायरेक्ट कर दें, ये भी एक ऑप्शन होता है। या जब फॉर्म फिल हो जाए तो उनको वहीं पर एक मैसेज जो है वो दिखा दें, यहां पर जैसे फॉर्म सबमिटेड या फॉर्म सक्सेसफुली सबमिटेड, ये मैसेज दिखा दें। ये जो मैसेज आपको दिखता है ये बेसिकली एजेक्स के थ्रू जो है वो यहां पर दिख रहा होता है। एजेक्स टेक्नोलॉजी आप इसको इस तरीके से समझ लें, उसके थ्रू यहां पर आपको दिख रहा होता है। तो जनरली अगर आप इन प्लगइन्स को थोड़ा सा एक्सप्लोर करके देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि फॉर्म सबमिशन के बाद आप उनको थैंक यू पेज पे भी रिडायरेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर जो है वो एजेक्स बेस्ड जो आपको यहाँ पर रिस्पॉन्सेज दिखाई देते हैं उसके हिसाब से भी आप मैसेज सक्सेस का एक मैसेज जो है वो यहाँ पर दिखा सकते हैं। अब उसमें जो है वो रीडायरेक्शन नहीं होगा। जैसे आपका जो लैंडिंग पेज था, लेट से वो लैंडिंग पेज था आपका lp.abc.com, ये आपका लैंडिंग पेज था, राइट। तो अब अगर ये फॉर्म फिल हुआ तो यहीं इसी लैंडिंग पेज के ऊपर नीचे एक मैसेज लिख के आ जाएगा, कोई नया थैंक यू पेज लोड नहीं होगा। अब बहुत सारे लोग जो एजेक्स ट्रैकिंग नहीं कर पाते, क्योंकि भाई देखिए एक बात को आपको समझना पड़ेगा कि भाई जैसे ही कोई पर्सन यहां पर आता है, इस लैंडिंग पेज को के ऊपर आता है और अपने फॉर्म को फिल करता है, फॉर्म को फिल करने का मतलब ये हुआ कि हमारे लिए एक लीड जो है वो कैप्चर हो गई। अब इस लीड को आप एज अ कन्वर्जन जो है वो आप अपने गूगल एड्स अकाउंट में ट्रैक करना चाहते हैं कि भाई गूगल एड्स से ट्रैफिक आया, हमारे लैंडिंग पेज पे गया, फॉर्म फिल हुआ और एक लीड कैप्चर हुई, और ये एक हमारे लिए कन्वर्जन है, सो दैट आप अपने जो कैंपेन्स है उनकी इफेक्टिवनेस को जज कर पाए और आप देख सके कि आपको जो कॉस्ट पर कन्वर्जन वगैरह है वो कितनी आ रही है। इसलिए कन्वर्जन को डिफाइन करना जरूरी है, और आगे आने वाले टाइम में आप समझेंगे कि बहुत सारी जो बिडिंग स्ट्रैटेजीज हैं वो कन्वर्जन बेसिस पर होती हैं, जैसे मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू। ये सारी बिडिंग स्ट्रैटेजीज तभी बेहतर काम करेंगी जब आपके कन्वर्जन प्रॉपर्ली डिफाइन होंगे। तो बहुत सारे लोगों को इसमें प्रॉब्लम होती है कि वो एजेक्स फॉर्म वाली जो ट्रैकिंग है उसको सेटअप नहीं कर पाते हैं और कन्वर्जन्स को डिफाइन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वहां पर थैंक यू पेज जो है वो लोड नहीं हो रहा होता है। तो देखिए आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं और दोनों में कोई ऐसा नहीं है कि कौन सा, अगर आप मेरे से पूछे कौन सा ऑप्शन सही है तो दोनों ही ऑप्शन बेहतर है, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। ये वाला ऑप्शन ज्यादा पॉपुलर इसलिए है क्योंकि माना यह जाता है कि बंदे ने फॉर्म भर दिया, फॉर्म भरने के बाद वहीं पर उसको मैसेज आ गया, तो थोड़ा सा यूजर का जो एक्सपीरियंस है वो बेहतर रहता है, अच्छा रहता है, बस इतना ही डिफरेंस है। ये मत सोचिए आप कि ये अगर हम करेंगे तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं। आप थैंक यू पेज के ऊपर रिडायरेक्ट करना चाहते हैं वो भी बेहतर चीज है, वहां पर आप यूआरएल बेसिस पर जो कन्वर्जन ट्रैकिंग है उसको आप सेटअप कर पाएंगे, वरना एजेक्स फॉर्म वाली जो ट्रैकिंग होती है उसको आपको सेटअप करना पड़ेगा। ये भी हम लोग प्रैक्टिकली आगे देखेंगे। तो अगेन जैसे मैंने आपको बताया कि जब फॉर्म फिल होता है तो उसके बाद या तो आप थैंक यू पेज के ऊपर जाएंगे या तो आप एजेक्स के ऊपर जाएंगे, और अगर मैं इनकी बात करूं तो थैंक यू को आप कन्वर्जन ट्रैकिंग इज रिक्वायर्ड इफ यू आर गोइंग टू थैंक यू पेज ऑल्सो, मार्क करने वाली बात है। एजेक्स फॉर्म से अगर मैसेज आ रहा है तब भी आपको कन्वर्जन ट्रैकिंग सेटअप करनी पड़ेगी। अब क्या होता है, देखिए कई बार आपको ये चाहिए कि भाई यहां पर जो इंफॉर्मेशन लोगों ने फॉर्म में फिल करी वो मेरे मेल पे ना जाए। वैसे स्टैंडर्ड तरीका क्या होता है, अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर कोई फॉर्म फिल होता है, अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर, तो स्टैंडर्ड तरीका क्या है कि जैसे ही फॉर्म फिल हुआ, फॉर्म की जो इंफॉर्मेशन है वो कहां जाएगी, आपके पास एक मेल में आ जाएगी। अब आपके पास मेल में वो इंफॉर्मेशन आ रही है, उसको आप गूगल शीट में ले जा रहे हैं, फिर उसको आप सेल्स टीम को दे रहे हैं, फिर वो फिल्टर कर रहे हैं, बड़ा ही काम होता है ना। तो ऑटोमेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या चाहते हैं कि नहीं भाई फॉर्म ये फिल हो, किसी ना किसी तरीके से ये इंफॉर्मेशन ना मेरे सीआरएम में चली जाए, ये ऑप्शन नंबर 1 है। और भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि फॉर्म फिल हो और ये वाली जो हमारी इंफॉर्मेशन है ये सीआरएम में चली जाए। और दूसरा ऑप्शन मैंने क्या लिखा हुआ है यहां पर कि जो आपकी इंफॉर्मेशन सबमिट हो रही है फॉर्म में, कई बार आप उनको सीआरएम्स में नहीं लेकर जाना चाहते हैं, बल्कि आप क्या चाह रहे हैं कि वो वाली इंफॉर्मेशन मेरे पास गूगल शीट में आ जाए। हो सकता है बजट की प्रॉब्लम हो, इस वजह से आप जो है वो सीआरएम्स नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं और आपको थोड़ी बहुत ही लीड जनरेशन करनी होती है, या यूजर की जर्नी उतनी बड़ी नहीं है कि आप चाहें कि हम सीआरएम्स के अंदर उनको डील्स देंगे, फिर उनको ऑफर्स देंगे, फिर हम चाहते हैं कि हमारी जो बड़ी सी सेल्स टीम है वो उन सीआरएम्स की इंफॉर्मेशन के बेसिस पे कॉलिंग करे, फॉलो अप करे। अगर उतनी लंबी चौड़ी आपकी प्रोसेस नहीं है और आप थोड़ी मोड़ी लीड जनरेशन कर रहे हैं, देन बेस्ट ऑप्शन इज कि जो लीड्स आपके पास आ रही हैं उनको आप गूगल शीट में लेकर आ जाएं, राइट। अब यहां पर ध्यान से समझिएगा, देखिए होता क्या है, जैसे अगर आपने नेटिव फॉर्म जो है वो इंटीग्रेट कर रखा है। अब देखिए नेटिव फॉर्म आपने इंटीग्रेट कर रखा है, इसका मतलब आपके पास डेवलपर है, तभी तो आपने यहां पर नेटिव फॉर्म जो है उसको इंटीग्रेट किया है। विदाउट डेवलपर आपने नेटिव फॉर्म तो बनाया नहीं होगा भाई, मतलब
मान के चलते हैं कि डेवलपर ने आपका लैंडिंग पेज कोड किया है, वहीं फॉर्म कोड किया होगा और वहीं पर नेटिव फॉर्म है। तो आप अपने डेवलपर से बोले, डेवलपर्स ये वाली जो इंफॉर्मेशन है ना, नेटिव फॉर्म के अंदर जो इंफॉर्मेशन आती है फील्ड्स में, नेम, ईमेल, फोन नंबर जो भी है, उसको वो लोग पास कर सकते हैं कनेक्टेड गूगल शीट के ऊपर। आपको इंटरमीडिएटरी टूल्स की भी जरूरत नहीं है, जैसे पैबली वगैरह वाले जो ऑटोमेशन के बहुत सारे टूल्स होते हैं, पैबली हो गया, ज़ैपियर हो गया, ठीक है, इफ देन दिस दैट हो गया, इफ्ट जिसको बोलते हैं, ऐसे बहुत सारे टूल्स आज के टाइम में मार्केट में अवेलेबल हैं जो ये काम आपका बड़ी आसानी से कर सकते हैं कि जो फॉर्म में इंफॉर्मेशन आ रही है उसको वो गूगल शीट में पुश कर सकते हैं। बट अगर आपने डेवलपर से काम करवाए तो डेवलपर को बोलिए, वो कर देंगे उस इंफॉर्मेशन को, तो बाय डिफॉल्ट आपको जो है ये सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए। अभी मैं एक एग्जांपल आपको दिखाऊंगा कि हमने किस तरीके से डेवलपर की मदद से ही ये सारी चीजें करवाई हैं। इसके साथ साथ अब जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका लैंडिंग पेज, अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर ये आपका लैंडिंग पेज है, ये फॉर्म लगा हुआ है, इसकी इंफॉर्मेशन आप गूगल शीट में लेना चाह रहे हैं। यहां से एक पर्सन आता है, फॉर्म फिल करता है, तो गूगल शीट में नेम, ईमेल, फोन नंबर, मान लिया ये 3 फील्ड्स थी। बट एक बात ध्यान से समझिएगा, जब ये पर्सन आपके इस लैंडिंग पेज पे आया तो लैंडिंग पेज का अपना एक यूआरएल होगा। लेट्स से लैंडिंग पेज का यूआरएल था lp.abc.com, राइट। और आपको पता है ये बात कि आप अपने यूआरएल्स को ट्रैक करने के पॉइंट ऑफ व्यू से यूटीएम पैरामीटर्स लगा सकते हैं। तो यूटीएम पैरामीटर्स की जो इंफॉर्मेशन होती है ना, ये वाली जो इंफॉर्मेशन है, जो यूटीएम पैरामीटर्स आपने लगाए हुए अपने यूआरएल्स को ट्रैक करने के लिए, ये इंफॉर्मेशन भी गूगल शीट में यहां यूआरएल पैरामीटर्स में आ जाती है। एक और हम नया यहां पर फील्ड बना देंगे यूआरएल पैरामीटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसमें ये वाली इंफॉर्मेशन आ जाएगी। सर इससे क्या फायदा होगा? देखिए, कोई पर्सन जो आता है जिसका नाम है लेट्स से उमर, ठीक है, उसका ईमेल है @gmail.com, एनीथिंग @gmail.com, फोन नंबर है 123। नाउ यूआरएल पैरामीटर्स में ये इंफॉर्मेशन होती है कि इसके कैंपेन का सोर्स क्या था, इसके जो कैंपेन था उसका नेम क्या था, इसके एड ग्रुप का नेम क्या था, इस ये जिस कीवर्ड से आया उसका नेम क्या था। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको गूगल शीट के अंदर मिल जाती है। तो नाउ यू नो कि भाई जो पर्सन मेरे पास आया है ना, वो किस पर्टिकुलर कैंपेन से, किस पर्टिकुलर एड सेट से और किस पर्टिकुलर कीवर्ड से आए। जब ये सारी चीजें आपको पता होंगी तभी तो आप फर्दर जो है वो यहां पर जाकर अपने कैंपेन्स के अंदर ऑप्टिमाइजेशन करेंगे कि भाई मेरे पास ना 10 लीड आई हुई है गूगल शीट में, और इनमें से 5 लीड जो है वो बहुत ही बेकार आई हुई हैं, और मतलब कन्वर्ट नहीं हुई, या वो लीड्स रिलेवेंट नहीं थी। फिर हमने देखा कि वो जो 5 लीड्स थी जो रिलेवेंट नहीं थी या जो कन्वर्ट नहीं हुई, वो किस पर्टिकुलर कैंपेन से आ रही है, किस स्पेसिफिक एड ग्रुप से आ रही है, किस स्पेसिफिक कीवर्ड से आ रही है। तो जब हमें ये बात पता चल जाएगी तो हम क्या करेंगे कि उन कीवर्ड्स को, उन एड ग्रुप्स को और उन कैंपेन्स को हम लोग ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, या पॉज करना है हम लोग तो पॉज कर सकते हैं। एज वी नो कि डायनेमिक यूआरएल पैरामीटर्स जो कि इंप्लीमेंट करना आगे आएगा। देखिए, मैं आपको यहां पर क्या समझाना चाह रहा हूं, जब भी आप लीड जनरेशन के प्रोजेक्ट को लेने जा रहे हैं तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए कि इस टाइप से हम ट्रैकिंग सेटअप करेंगे, राइट। करना कैसे वो तो अभी आगे हम लोग प्रैक्टिकली सारी चीजें देखेंगे, फॉर्म्स ट्रैकिंग और ये सब चीजें भी देखेंगे, राइट। तो आप उसके बेसिस पे बड़ी आसानी से जो है, जो मैंने यूआरएल पैरामीटर वाली चीज बताई, उसके बेसिस पे बड़ी आसानी से जो है वो आप ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं। मुझे किसको पॉज करना है, किसके ऊपर मुझे ज्यादा मेहनत करनी है, कौन सा कैंपेन मेरा बेहतर परफॉर्म कर रहा है, उसके ऊपर हम और ज्यादा ऑप्टिमाइजेशन जो है वो कर सकते हैं। वही पॉइंट यहां पर भी मैंने लिखा हुआ है, दिस इंफॉर्मेशन कैन ऑल्सो हैव यूआरएल पैरामीटर्स दैट कैन हेल्प यू आइडेंटिफाई फ्रॉम व्हाट कैंपेन, एड ग्रुप एंड कीवर्ड अ लीड इज कमिंग। क्लियर हो गई बात? अब देखो, ये मैंने आपको जो तरीका बताया है ना, ये जुगाड़ू तरीका है, ठीक है, कि गूगल शीट के अंदर इंफॉर्मेशन ले गए। बड़ा स्टैंडर्ड और सॉलिड जो तरीका है वो गूगल शीट नहीं है, वो क्या है, वो सीआरएम्स है, वो यहां पर लिखा हुआ है, राइट, कि जो फॉर्म की इंफॉर्मेशन है वो सीआरएम्स में जाएगी। अब आप बोलोगे सर आज तक तो मैंने सीआरएम्स का सुना नहीं, या हमने कभी सीआरएम्स का इस्तेमाल किया नहीं, ये क्या चक्कर है कि सीआरएम्स के अंदर इंफॉर्मेशन जाएगी? देखिए, आज के टाइम में मार्केट में बहुत सारे जो सीआरएम्स हैं वो अवेलेबल हैं, बिजनेस टू बिजनेस बहुत सारे सीआरएम्स अवेलेबल हैं। जैसे मैं अगर आपको दिखाऊं यहां पर, अगर मैं आपको एक लैंडिंग पेज दिखाता हूं, यहां पर कुछ जो इंफॉर्मेशन है वो हम यहां पर थोड़ी सी हाइड कर देंगे क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। केवल आप फॉर्म पे थोड़ी सी नजर डालिए। ये जो फॉर्म है ना, ये इस पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर बना हुआ है ना। अब होता क्या है कि ये वाली वेबसाइट, आप इसको इस तरीके से समझें कि ये एक कस्टम कोडेड वेबसाइट है। इसको इस तरीके से आप समझें, ये कस्टम कोडेड वेबसाइट है और मेरे पास इसका डेवलपर भी है। अब हमें जब कोई भी पर्सन ये इंफॉर्मेशन फिल करता है, ये इंफॉर्मेशन मेरे को चाहिए सीआरएम्स के अंदर, तो पहली प्रॉब्लम तो ये अराइज होगी कि हमें सीआरएम कौन सा चाहिए।
तो क्योंकि ये एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, आप इसको ऐसे समझें, ये एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, तो इनके पॉइंट ऑफ व्यू से हमने रिसर्च किया और हमको पता चला कि भैया एक्स्ट्रा एज एक करके सीआरएम्स है जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के लिए है और वो एक बेहतर सीआरएम है। तो हम लोग पहुंचे एक्स्ट्रा एज वालों के पास, एक्स्ट्रा एज वालों से बात करी तो उन्होंने हमें बताया कि ठीक है भैया, ये इंफॉर्मेशन जो है आप हमारे सीआरएम्स के अंदर भेज सकते हैं। सीआरएम्स से फिर फर्दर जो है वो आप अपनी जो लीड्स हैं, जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं, उनको मैनेज कर सकते हैं। आप अपनी टीम सीआरएम्स में असाइन कर सकते हैं, अपने सेल्स पर्सन्स को असाइन कर सकते हैं, उनको फॉलो अप कर सकते हैं। यू कैन एक्चुअली नो कि कौन सा पर्सन जो है वो कन्वर्ट हो रहा है और कौन सा पर्सन जो है वो कन्वर्ट नहीं हो रहा है। वो सारी चीजें आप वहां पर जो है वो मैनेज कर सकते हैं हमारे सीआरएम के अंदर। अब हमारा जो सवाल है वो एज अ मार्केटर हमारा काम क्या है कि नहीं सर, हमको तो ये समझना है कि भाई ये जो नाम है, नेम, फोन नंबर और कोर्स, ये पर्सन उस चीज को सेलेक्ट करता है, क्या ये इंफॉर्मेशन पूरी की पूरी तीनों इंफॉर्मेशन आपके सीआरएम में दिखाई देंगी? सीआरएम वाले ने बोला यस, दिखाई देंगी। दूसरा सवाल हमारा आता है कि देखिए, जब हम हमारे एड्स चलाते हैं, जब हम हमारे एड्स चलाते हैं तो उन एड्स के फाइनल यूआरएल्स को हम टैग करते हैं यूआरएल पैरामीटर से, जो कि डायनेमिकली फेच कर लेता है कि पर्सन किस कैंपेन से, किस एड ग्रुप और किस एड से और किस कीवर्ड से आया है। वो उस चीज को डायनेमिकली फेच कर लेता है। जब वो यहां पर उस चीज को डायनेमिकली फेच कर लेगा और पर्सन यहां पर आता है, ये यूआरएल लोड होता है, वो अपनी इंफॉर्मेशन फिल करता है, तो क्या हम आपके सीआरएम के अंदर, ध्यान समझिएगा, क्या हम आपके सीआरएम के अंदर इस इंफॉर्मेशन के साथ यूआरएल पैरामीटर्स की जो इंफॉर्मेशन है उसको भी हम भेज सकते हैं? हाँ, बिल्कुल भेज सकते हैं। अब यहां पर जो सीआरएम्स की टेक्निकल टीम है वो आपको गाइड करेगी कि देखो भैया, गूगल एड्स के अंदर आपको जो यूटीएम पैरामीटर्स हैं वो कुछ इस तरीके से सेटअप करने हैं। वो आपको गाइड कर देंगे, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन दे देंगे कि इस तरीके से आपको सेटअप करने हैं गूगल एड्स के अंदर, सो दैट वहां से जो इंफॉर्मेशन है वो पिक होके हमारे सीआरएम में आ सके। ठीक है, इस तरीके से आपको जो है यूटीएम पैरामीटर्स को सेटअप करना है। जब यूटीएम पैरामीटर्स आप अपने गूगल एड्स अकाउंट के अंदर सेटअप करेंगे तो कोई भी पर्सन जब आपके ऐड के ऊपर क्लिक करेगा तो जिस यूआरएल के ऊपर जाएगा उसमें पीछे यूटीएम पैरामीटर्स भी लग जाएंगे। तो वो यूटीएम पैरामीटर्स की इंफॉर्मेशन उनके सीआरएम के लिए एक सेट फॉर्मेट में जो है वो पुश होती है। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वो प्रॉपर आपको डॉक्यूमेंटेशन दे देंगे, गाइड कर देंगे कि इस टाइप से आपको यूटीएम पैरामीटर्स जो है वो सेटअप करने हैं। और अब दूसरी बात समझिए, वो आपको एक और डॉक्यूमेंटेशन बताएंगे कि देखो भाई साहब, क्योंकि ये आपकी कस्टम कोडेड वेबसाइट थी तो आप ना ये डॉक्यूमेंटेशन ले लो और ये डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से आप अपने फॉर्म में, क्योंकि ये फॉर्म आपके डेवलपर ने बनाया है, ठीक है, तो आप अपने फॉर्म के अंदर ये चीजें इंप्लीमेंट करा दो, सो दैट आपका फॉर्म जब भी सबमिट हो वहां से इंफॉर्मेशन ये वाली प्लस जो फॉर्म वाली इंफॉर्मेशन प्लस यूटीएम पैरामीटर वाली इंफॉर्मेशन कलेक्टिवली हमारे सीआरएम के अंदर जा सके। ये सारी चीजें हमने करी। जब ये सारी चीजें करी हमने, तो फिर हमारे सीआरएम्स के अंदर किस टाइप की इंफॉर्मेशन आ रही है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। बहुत सारी चीजें ब्लर होंगी, प्लीज थोड़ा सा कोऑपरेट करिएगा इसमें। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो मैं हूं एक्स्ट्रा एच के बैकएंड में, ठीक है, सीआरएम जो है उसके बैकएंड में हूं। अब ध्यान से समझिएगा, ये जो इंफॉर्मेशन आई हुई, जैसे एक पर्सन की इंफॉर्मेशन आई हुई है, ठीक है, और यहां पर जो देख रहे हैं आप, चैनल क्या था, सोर्स क्या था, गूगल कैंपेन था, कब लीड क्रिएट हुई ये भी आपको दिख रहा है। एंड इफ वी क्लिक ऑन दिस तो आप देख सकते हैं यहां पर आपको ये दिख रहा है कि सोर्स गूगल का कैंपेन था, कैंपेन आईडी दिख रही है। कैंपेन नेम हमने नहीं पुश कराया, हमने हर एक कैंपेन की गूगल एड्स के अंदर कैंपेन नेम भी होता है जो आप लोग बनाते हो, राइट, उसके साथ साथ कैंपेन आईडी भी होती है। तो हमने क्या पुश कराया हुआ है, कैंपेन आईडी पुश कराई हुई है, एड सेट आईडी पुश कराई हुई है और कीवर्ड पुश कराया हुआ है कि किस कीवर्ड से हमारे पास जो है वो कन्वर्जन आ रहे हैं। कीवर्ड्स वगैरह को हम थोड़ा सा हाइड कर देंगे, थोड़ा केवल आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूं। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन में आपको बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये सारी चीजें जो सीआरएम के टेक्निकल पर्संस होते हैं वो आपकी पूरी मदद करेंगे। बट एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपकी वेबसाइट कस्टम कोडेड वेबसाइट है तो डेवलपर आपके पास होना चाहिए, ठीक है, और डेवलपर से आप मीटिंग करा देंगे सीआरएम वाले की तो और भी ज्यादा चीजें आपकी आसान हो जाएंगी। आप खुद ये सब करने की कोशिश मत करें। देखिए, आप इस बात को समझें, जब आपने खुद कस्टम कोड करके वेबसाइट नहीं बनाई है तो आपको कैसे समझ में आएगा कि वो जो
कोड दे रहे होंगे, आपको स्क्रिप्ट दे रहे होंगे, उसको किस तरीके से इंसर्ट करना है इनकी फील्ड्स के अराउंड, जो फॉर्म की फील्ड्स है ना, राइट। या तो आप डेवलपर हो, आपको डेवलपमेंट की चीजें अगर पता है तो आप कर पाएंगे, राइट। दूसरा तरीका क्या है, यहां पर एक और आप लैंडिंग पेज देखिए जो हम लोगों ने जिसके ऊपर काम किया, और इस लैंडिंग पेज से अप्रोक्सीमेटली हमने 15 से 20 हजार लीड जनरेट करी, जबरदस्त लीड जनरेट करी, राइट। तो यहां पर आप देख रहे हैं, यहां पर आपको एक फॉर्म दिख रहा होगा। तो दूसरा तरीका क्या था, ये भी एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, इनके लिए जब हम लोग लीड जनरेट कर रहे थे तो हमें फिर से सीआरएम्स की जरूरत थी, क्योंकि जहां जहां पर बहुत ज्यादा लीड जनरेट हो रही होती हैं वहां पर फॉलोअप भी बहुत ज्यादा हो रहे होते हैं, राइट। और ये ऐसे कोर्सेज थे जिनकी जो कॉस्ट है वो 1.5-2 लाख रुपए के आसपास है। तो ऐसे में क्या होता है कि फॉलोअप्स की रेगुलरली जरूरत जो है वो पड़ती है, तो ऐसे में बिना सीआरएम के काम नहीं हो सकता। अगर मैं इन सीआरएम्स की मोटा मोटी आपको कॉस्ट भी बता दूं तो लगभग मान के चले 70 to 80,000 पर ईयर से लेकर 1 लाख टू 1.25 लाख पर ईयर के बीच में ये सीआरएम्स जो है वो यूज होते हैं। पहला वाला जो मैंने दिखाया आपको एक्स्ट्रा एज था, दूसरा जो मैं सीआरएम्स दिखाने जा रहा हूं वो नो पेपर फॉर्म है। देखिए मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा हूं यहां पर, बट मैं केवल आपको बता रहा हूं क्योंकि हम लोगों ने इन सीआरएम्स को यूज किया जो अभी इंडस्ट्री में बेस्ट है अपनी फील्ड के अंदर, राइट। सो हम जब इस वाले सीआरएम के ऊपर गए, ये नो पेपर फॉर्म वाला सीआरएम है, ठीक है। जब हमने इनसे बात करी तो दे सेड, अब इन्होंने नाम बदल लिया, देख सकते हो यहाँ पर, फॉर्मली नो पेपर फॉर्म था, नाउ इट इज मेरिटो। तो व्हेन वी हैड अ कन्वर्सेशन विद देम, दे सेड कि हम क्या करेंगे, हम आपको ना एक फॉर्म ही बनाकर दिए दे रहे हैं। तो पिछले वाले सिनेरियो में क्या था, हमारे डेवलपर ने एक फॉर्म बनाया था, यहां क्या था, वो कह रहे हैं कि आपको क्या क्या फील्ड चाहिए, आपकी जो ब्रांड गाइडलाइंस है, कलर्स वगैरह है, वो आप हमको बता दीजिए, क्या क्या फील्ड चाहिए आपको वो हमको बता दीजिए, ये सारी चीजें ना हम आपको सेटअप करके दे देंगे, ठीक है। फॉर्म बनाकर दे देंगे, एक स्क्रिप्ट दे देंगे, एक कोड दे देंगे, उठाएंगे, आप अपने डेवलपर से बोलिए फॉर्म की जो जगह है वहां पर जाकर चिपका दे, दैट्स इट। तो मतलब ये वाला जो फॉर्म है, दिस इज ओन्ड बाई, आप इसको ऐसे समझे, नो पेपर फॉर्म। तो क्या हमको इंटीग्रेशन करने की जरूरत है? कुछ इंटीग्रेशन वगैरह करने की हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी इसके हिसाब से, क्योंकि ये तो उन्हीं का फॉर्म है, यहां पे भरी गई इंफॉर्मेशन सीधे सीआरएम के अंदर। तो ये सब चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। अगर आपको सीखना है तो मैं आपको पहले बता देता हूं, ज़ोहो सीआरएम के ऊपर आप सीख सकते हो, या फिर आप हबस्पॉट के सीआरएम्स जो हैं उनके ऊपर आप सीख सकते हैं। तो ये जरूरी है जब आप अच्छे लेवल पर लीड जनरेशन कर रहे होंगे तो आपको पता हो कि भाई ये सारे ऑप्शंस भी हैं हमारे पास, राइट। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीआरएम्स अवेलेबल इन द मार्केट अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। यू कैन स्टार्ट practicing on Zoho, HubSpot in the beginning, right? So integration of forms from CRM, जो मैंने अभी आपको कहानी पूरी बताई वो यहाँ लिखा हुआ है। You can ask your CRM provider to create a form and then they can embed that form to your landing page, which will make sure कि जो फॉर्म से इंफॉर्मेशन है वो CRM के अंदर जा रही है प्रॉपरली, राइट। या सेकंड केस क्या हो सकता है, और योर सीआरएम प्रोवाइडर विल गाइड यू अबाउट वेब हुक्स थ्रू विच इंफॉर्मेशन फ्रॉम फॉर्म्स कैन बी सेंड टू सीआरएम्स इजीली, जो मैंने पहला वाला केस बताया। यू नीड डेवलपर फॉर दैट, और सेम थिंग कैन बी डन यूजिंग पैबली और एनी अदर इंटीग्रेशन टूल, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि आपने जो फॉर्म लगाया है वो, मान लेते हैं हम लोग, आपने जो फॉर्म लगाया है वो लगाया हुआ है डब्ल्यूपी फॉर्म, ठीक है, डब्ल्यूपी फॉर्म लगाए हुए। अब डब्ल्यूपी फॉर्म की इंफॉर्मेशन अगर आप ज़ोहो सीआरएम में सेंड करना चाहते हैं तो बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, पैबली वगैरह के थ्रू भी आप ये काम कर सकते हैं। अगर नेटिव इंटीग्रेशन इन दोनों के बीच में अवेलेबल है तो बहुत अच्छी बात है। नेटिव इंटीग्रेशन का क्या मतलब हुआ कि जो ये दो एप्लीकेशंस है एक तरीके से, ये अपने आपस में अगर डेटा के फ्लो को अलाउ कर रही है तो ठीक है, अच्छी बात है, बल्ले बल्ले। अगर ऐसी चीज नहीं है तो फिर आपको डब्ल्यूबी फॉर्म से जो इंफॉर्मेशन है उसको पैबली में लेकर आना पड़ेगा, और पैबली से फिर आपको ज़ोहो सीआरएम के अंदर इस इंफॉर्मेशन को पुश करना पड़ेगा। ये भी पॉसिबल है, डेवलपर के थ्रू कराना चाहे तो ये भी पॉसिबल है। तो एक चीज को करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, बट हमारा मुद्दा क्या है कि भैया हमको सीआरएम्स के अंदर अगर इंफॉर्मेशन पुश करानी है फॉर्म से तो किस तरीके से होगी। सीआरएम्स के अंदर पुश कराने के पीछे एक और रीजन है, वो यूआरएल पैरामीटर वाला। ये जो इंफॉर्मेशन अभी मैंने आपको यहां दिखाई थी, ये हमको चाहिए भाई साहब कि जो ये पर्सन उमर सीआरएम में दिख रहा है ये किस कैंपेन, किस एड ग्रुप और किस आईडी से आया। गूगल शीट वाला एग्जांपल अगर आप देखना चाहें तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। अब यहां पर आपको एक फॉर्म दिख रहा होगा, राइट। तो इस फॉर्म की इंफॉर्मेशन हम लोग गूगल शीट के अंदर ले रहे हैं, और इस फॉर्म के साथ जो यूआरएल पैरामीटर है ना मेरा ऊपर वाला, यहां पर तो अभी आपको यूआरएल पैरामीटर नहीं दिखेगा क्योंकि हम लोग ऐड से आए नहीं है, बट जब आप ऐड से आएंगे, एड्स के ऊपर क्लिक करके आएंगे तो यूआरएल पैरामीटर्स भी ऊपर पॉपुलेट हो जाएंगे। तो यूआरएल पैरामीटर्स के साथ साथ इस पूरे लैंडिंग पेज के जो फॉर्म है उसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास एक गूगल शीट में आ रही है, यहां देख लीजिए आप। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल ये कौन सी डेट थी, ठीक है, जिस दिन लीड जनरेट हुई,
क्या ईमेल आईडी थी, क्या नेम था, क्या फोन नंबर था और बाकी की जो फील्ड्स हैं। और उसके साथ साथ अगर आप देखें तो यहां पर आप देख सकते हैं यूटीएम का सोर्स गूगल है, मीडियम सीपीसी है, यूटीएम कैंपेन का नेम यूटी मेन कीवर्ड्स है, राइट। यूटी हम लोग बेसिकली प्रीफिक्स यूज करते हैं अपने कैंपेन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है यूटीएम का कंटेंट मेन कीवर्ड्स है। तो ये सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है जो हमें चाहिए होती है इंपॉर्टेंट कि भैया ये लीड कहां से आई, जो हमको यहां पर मिल रही है, राइट। सो अभी आपको समझ में आया होगा कि ये इकोसिस्टम समझना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक और चीज यहां पर लिखी हुई है, देखिए, वन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दैट सीआरएम्स कैन कैप्चर इज फ्रॉम व्हाट सोर्स, जो मैंने अभी आपको बताया, एड ग्रुप और एड अ पर्सन इज कमिंग, सो यू कैन ऑलवेज अंडरस्टैंड व्हाट इज वर्किंग वेल फॉर यू इनसाइड द गूगल एड्स डैशबोर्ड्स। अच्छा, अगर आप बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ काम करते हैं या आपके सामने एक सवाल आता है कि लैंडिंग पेज ही क्यों सर, वेबसाइट के ऊपर भी तो हम ट्रैफिक ला सकते हैं, वेबसाइट से भी तो फॉर्म लगाकर वहां से भी तो कन्वर्जन कर सकते हैं। देखिए 100% वहां पर जो कन्वर्जन रेट है वो आपका ड्रॉप हो जाएगा अगर आप उसको कंपेयर करेंगे लैंडिंग पेज से। लैंडिंग पेज का कन्वर्जन रेट हमेशा हाई रहता है क्योंकि लैंडिंग पेजेस को डिजाइन इस तरीके से किया जाता है सो दैट आपका जो कॉल टू एक्शन है ना वो सिंगल कॉल टू एक्शन रहे और ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो आपके लैंडिंग पेज से कन्वर्ट हो, इसीलिए उसको डिजाइन किया गया है। दूसरी बात कि अगर आपके पास वेबसाइट है तो जनरली आप हो सकता है वेबसाइट के ऊपर एसईओ भी कर रहे हो या क्लाइंट आपका वेबसाइट के ऊपर एसईओ कर रहा हो। तो जब आप वेबसाइट के ऊपर एसईओ करते हैं तो उसका जो कंटेंट है ना वो एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखते हैं और बार बार उसको चेंज नहीं करते हैं। एक बार आपने उसका ऑन पेज ऑप्टिमाइज कर दिया, ठीक है, कंटेंट जो है वो एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है, पर जब अपने लैंडिंग पेज के ऊपर कंटेंट लिखते हैं तो हो सकता है जरूरत पड़ने पर उसको मॉडिफाई करना पड़े, उसकी आप कॉपी राइटिंग करते हैं, कॉपी कभी कभी चेंज करते हैं। आप वहां पर टेस्टिमोनियल्स पहले नहीं थे आपके पास, बाद में आगे आपने लगा दिए, कभी आपको लगता है डिजाइन चेंज करने की जरूरत है, कभी आपको कुछ और चेंज करने की जरूरत है, तो वो सारी चीजें आप वेबसाइट के ऊपर नहीं करेंगे, राइट। वो सारी चीजें आपके लैंडिंग पेज के ऊपर ज्यादा बेहतर तरीके से हो पाती हैं। लैंडिंग पेज की ट्रैकिंग को थोड़ा सा आप सेग्रीगेटेड रखते हैं, अलग रखते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन जो है वो ना पैदा हो। लैंडिंग पेज का यूआरएल भी बिल्कुल आप अलग रखकर उसको समझना चाहते हैं सो दैट ट्रैफिक को स्टडी करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अपनी सहूलियत के हिसाब से आप लैंडिंग पेजेस बनाते हैं। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है कि वेबसाइट ही एक जो होती है वो कई बार लैंडिंग पेजेस जैसी ही दिखती है, तो आपको लगता है कि क्या मुझे नया लैंडिंग पेज बनाने की जरूरत है क्योंकि वेबसाइट ही लैंडिंग पेजेस जैसे दिख रही। ऐसे में आप क्या करें, वेबसाइट वाला जो पेज है उसको डुप्लीकेट मार दें, एक नया यूआरएल बना दें और उसको एज अ लैंडिंग पेज यूज करें। लैंडिंग पेज को क्या करना होता है, हमें लैंडिंग पेज के हेड सेक्शन में नो इंडेक्स टैग जो है वो चिपका दिया जाता है क्योंकि लैंडिंग पेज को हम इंडेक्स नहीं कराना चाहते। हम इंडेक्स किनको कराना चाहते हैं, जो हमारे वेबसाइट के पेजेस होते हैं, क्योंकि उनके ऊपर एसईओ हो रहा होता है, लैंडिंग पेजेस के ऊपर एसईओ नहीं हो रहा होता है। तो ये कुछ बारीकियां हैं जो बेसिकली कन्विंस करती हैं आपको कि आपको लैंडिंग पेज के साथ जाना चाहिए। देखिए यहाँ पर मैं एक बेसिक जनरल सी बात भी आपसे करना चाहूंगा। बहुत सारे लोग पैसा बचाना चाहते हैं कि लैंडिंग पेज बनाना ना पड़े। आप ये बात थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करिए कि आप लाखों रुपए गूगल एड्स के ऊपर खर्च करने जा रहे हैं कन्वर्जन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और थोड़ी सी कॉस्ट आप नहीं लगा रहे हैं केवल लैंडिंग पेजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये एक बेहतर चीज नहीं है, राइट। लाखों रुपए आप एड्स में खर्च करेंगे, लैंडिंग पेज 10,000 रुपए का बन जाएगा आपका। अगर मैं बात कर रहा हूँ एक एवरेज ठीक ठाक लैंडिंग पेज की, तो 10,000 रुपए का आप एक जो लैंडिंग पेज है वो बड़ी आसानी से बन सकता है। तो 10,000 रुपए बचाने के चक्कर में आप अपने, पहली बात तो लैंडिंग पेज नहीं बना रहे, कन्वर्जन रेट से जो है वो कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, राइट। और वहां पर आप कितना ही पैसा जो है वो खर्च करने की तैयारी कर रहे हैं गूगल एड्स के ऊपर, राइट। और थोड़ा बहुत बचाने के चक्कर में बहुत सारी चीजों से आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। अच्छा, यहां पर जो मेजर चर्चा अभी तक हम लोगों ने करी वो इस तरीके से करी कि अगर आपके पास लैंडिंग पेज है और फॉर्म के थ्रू आप लीड कैप्चर कर रहे हैं तो उसका इकोसिस्टम किस तरीके से जो है वो दिखाई देता है। बट लीड जनरेशन में कॉल्स भी आती हैं, ऐसा नहीं कि कॉल्स कैंपेन्स लीड जनरेशन में नहीं आते हैं, लीड जनरेशन में कॉल्स कैंपेन्स भी आते हैं। कि आप क्या कर सकते हैं, आप गूगल एड से जो है वो कॉल्स डिफरेंट जनरेट कर रहे होते हैं, बट कॉल की प्रॉपर रिकॉर्डिंग हो सके, कॉल प्रॉपरली ट्रैक हो सके, कितनी देर बात हुई है, आप बाद में उस रिकॉर्डिंग को सुन सकें सो दैट अपनी सेल्स टीम को इवैल्यूएट कर सके वो सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, राइट। आपका टीएल है तो वो कैसे चेक करेगा कि भाई हमारी जो सेल्स टीम है वो किस तरीके से काम करी। उसको कुछ रिकॉर्डिंग सुननी पड़ेगी ना कि सेल्स टीम सही तरीके से पिच कर रही है या नहीं कर रही है, सही तरीके से बात कर रही है या नहीं कर रही है। तो इसके लिए बहुत सारे मार्केट में IVRSs हैं, उनकी आप जो है वो सर्विसेज ले सकते हैं। देखिए इन सब चीजों पे मैं फोकस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि एज अ गूगल एड्स मार्केटियर आप क्या सोचते हो कि ज्यादा से ज्यादा जो एफर्ट्स हैं वो आपको गूगल एड्स डैशबोर्ड के अंदर करने हैं, या सारे एफर्ट्स आपको गूगल एड्स डैशबोर्ड के अंदर करने हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। आपको अच्छा गूगल एड्स मार्केटियर तभी माना जाएगा जब उसके बियॉन्ड भी चीजें आप देख सकते हैं कि कन्वर्जन क्यों नहीं आ रहा है, राइट। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपके गूगल एड्स का पर्पस केवल लीड जनरेट करना नहीं है, क्वालिटी लीड जनरेट करना है और मेक श्योर करना है कि वो लीड की जो जर्नी है ना वो फाइनल कन्वर्जन तक जा रही है या नहीं जा रही है, राइट। तभी बिजनेस ग्रो होगा और अल्टीमेटली तभी अगर आप गूगल एड्स किसी क्लाइंट के लिए रन कर रहे हैं तभी आपको पैसा
मिलेगा, आप इस बात को समझिए। और जैसे मैंने बताया कि CRMs में डेटा आने के बाद भी आपकी सेल्स टीम फिर वहां से कंटिन्यू करती है। सेल्स टीम के पास IVRS वगैरह भी होते हैं, सो दैट वो और बेहतर तरीके से इन चीजों को समझ सकें। तो आपको पूरे लीड जनरेशन इकोसिस्टम को समझना है और उसको ऑप्टिमाइज करके बेहतर जो रिजल्ट्स हैं वो विद द हेल्प ऑफ गूगल एड्स बिजनेसेस के लिए लेकर आना है। थैंक यू।